नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटा अपने बूढ़े पिता को रात में सुनसान सड़क पर मरने के लिए छोड़ आया। जब पोते को पता चला तो उसने ऐसा क्या किया कि उसके माँ बाप की होश ठिकाने आ गए। आगरा की कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाओं से सराबोर दिसंबर का महीना हड्डियां गला देने वाली ऐसे मौसम में 80 वर्ष के राजेंद्र सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठे हुए ठिठुर रहे थे। स्वयं को ठंड से बचाने की जद्दोजहद में वह सिकुड़ते से जा रही थी और लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहने से उनकी कमर अकड़ती जा रही थी। शरीर पर मोटे कपड़े से बने एक धोती कुर्ता पहने थे, एक पुराना सा मफलर जो उनके सिर और कानों को एक साथ ढकने में असमर्थ था, और एक पतली सी शॉल ओढ़ी हुई थी जिसमें से ठंडी हवाएं छनकर जाती तो एक तेज कपकपी सी उठती। ऐसे भयंकर मौसम में उनकी दोनों बूढ़ी आंखें दूर तक पसरे अंधेरे और धुंध में अपनी बेटी गौरव की एक झलक पाने को तरस रही थी, परंतु जितनी बार रास्ते की ओर देखती असफलता ही हाथ लगती। आज दोपहर को ही अपने बेटे के साथ हरिगढ़ से चली थी। राजेंद्र जी का बहुत दिनों से जोड़ों का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह शाम दर्द से करहाते रहते थे। कल शाम को जब जोड़ों का दर्द ज्यादा बढ़ गया तो गौरव ने चिंता दिखाते हुए कहा था, पिताजी, आपके जोड़ों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगरा में जोड़ों के दर्द का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको कल वहां दिखाकर लाता हूँ। बेटे की बात सुनकर राजेंद्र जी बोले, बेटा, ये जोड़ों का दर्द तो एक ऐसी परेशानी है जो बुजुर्ग अवस्था में आ ही जाती है, इसका इलाज संभव नहीं है। तो गौरव ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है पिताजी, अच्छा इलाज मिले तो सब संभव है। आप देखना, उनका इलाज पाकर आप 10 दिन में दौड़ने लगेंगे। अपने बेटे के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर राजेंद्र जी मन ही मन निहाल हो रहे थे। तभी विदेश से उनके पोते विकास का फोन आया और सबका हालचाल पूछते हुए उसने दादाजी से बात की। चिंतित स्वर में उनके जोड़ों के दर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कल तेरे पापा मुझे दवाई दिलवा देंगे, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरी चिंता मत किया कर। तेरी मेहनत के दम पर ही तेरा सिलेक्शन विदेश की पढ़ाई के लिए हो पाया है। चिंता कैसे ना करूं दादाजी, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से तो दादी और आपके साथ रहता आया था। मम्मी पापा तो शहर में नौकरी करते थे, इसलिए तो आप दोनों को दिल को बेहद करीब था मैं। लेकिन दादी की मृत्यु के बाद मैं आपको नहीं खोना चाहता, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखिए, विकास ने कहा। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, हंसते हुए राजेंद्र जी ने कहा और फोन रख दिया। दोपहर 2 बजे के करीब गौरव अपने बाबूजी के साथ स्कूटर पर निकला। शाम 5 बजे तक वे लोग आगरा पहुंच गए थे। आगरा शहर में प्रवेश करने की कुछ देर बाद ही गौरव ने सड़क के किनारे स्कूटर रोक दी और कहा, यहाँ से भीड़भाड़ वाला इलाका शुरू होता है, मैं पहले डॉक्टर के पास जाकर नंबर लगवा लेता हूँ, तब तक आप यहीं मेरा इंतजार करो। राजेंद्र जी ने घबराते हुए कहा, बेटा, तू मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं यहाँ बैठकर अकेला क्या करूँगा। अरे बाबूजी, शाम का समय है, इस समय सभी लोग अपने दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं और आगरा जैसे शहर में तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इतनी भीड़ में आपको पीछे बिठाकर स्कूटर चलाना आसान नहीं है। कहीं गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, राजेंद्र जी ने कहा। हाँ बाबूजी, बस आधे घंटे की बात है, नंबर भी लगवा कर आना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ज़्यादा इंतज़ार करने का मौका नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। इतना कहकर गौरव स्कूटर लेकर निकल गया। राजेंद्र जी वही सड़क के किनारे पत्थर पर बैठे रहे। आधा घंटा कहकर गया था गौरव, लेकिन 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। पता नहीं
अभी तक आया क्यों नहीं? धीरे धीरे शाम गहराने लगी। राजेंद्र जी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। धीरे धीरे सड़कों से भीड़ कम होने लगी और इसके बाद तो लगभग सन्नाटा छा गया। केवल इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। फिर अचानक स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई। अंधेरी रात थी, वह सुनसान सड़क भी भयानक नजर आने लगी। खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को शॉल में लपेट लिया। घनघोर अंधकार में बैठे हुए वे अचानक डरकर सहम गई जब एक कुत्ता उन्हें इस तरह शॉल में लिपटा हुआ देखकर उनके पास आकर भौंकने लगा। उन्होंने पैर के पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश की, परंतु पत्थर देखकर कुत्ता उनके दाएं बाएं भागता हुआ और जोर से भौंकने लगा और उसकी जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनकर आसपास के अन्य कुत्ते भी दौड़े चले आए और सब एक साथ भौंकने लगे। कुत्तों का जुर्मुट देखकर राजेंद्र जी डर के मारे कांपने लगे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने में ना जाने कहां से एक आदमी आया और उन कुत्तों के लिए सड़क के दूसरे किनारे कुछ रोटियां डालकर चला गया। वे सब रोटियों पर टूट पड़े और राजेंद्र जी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत पल भर की थी। अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे की चिंता खाने लगी। राजेंद्र जी सोचने लगे कि गौरव को भी इसी शहर का यही हॉस्पिटल मिला था। अपने शहर में डॉक्टरों की कमी है क्या? अपने बूढ़े बाप को सुनसान सड़क के किनारे बिठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक और तो ठंड के मारे हड्डियां जाम हो चुकी हैं और दूसरी ओर भूख के कारण आते पत्थर बन चुकी हैं। जेब में रुपए भी नहीं है कि किसी दुकान पर जाकर गर्म चाय पी लूं। ठंड भी कुछ कम हो जाती और पेट को भी राहत मिल जाती। अचानक उनके मन में भयानक ख्याल आने लगी और उनके मन में अनहोनी की आशंकाएं घेरने लगी। एक ही पल में ठंड और भूख दोनों गायब हो गई। गौरव स्कूटर पर है, पता नहीं उसने हेलमेट भी पहना था या नहीं। आगरा जैसे शहर की भीड़ भाड़ में चारों तरफ खतरा ही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तो गिनती ही नहीं है। कहीं उसके स्कूटर का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसके स्कूटर को पीछे से आकर टक्कर तो नहीं मार दी? या फिर किसी ट्रक से उसकी टक्कर हो गई हो और उसे कुचल कर? नहीं, सोचते हुए उनका कलेजा मुंह को आने लगा। वे बिल्कुल बौखला गए। फिर स्वयं से ही कहने लगे, राजेंद्र, बढ़ती उम्र ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। रत्ती भर भी अकल नहीं है तुझ में। अपने ही बेटे के लिए ऐसी बात सोच रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर के पास कुछ ज्यादा देर लग गई हो, स्कूटर में पेट्रोल ही खत्म हो गया हो। परंतु स्वयं को झिड़कने के बाद भी उनकी आंखों के सामने दुर्घटना के दृश्य आने लगे। कभी तो वे पूजा पाठ करने लगते और कभी देवी देवताओं से मन्नौती मांगते, लेकिन अभी तक वो इतना तो समझ ही गए थे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो गौरव डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाकर कब से पहुंच जाता, और अब तो डॉक्टर के बैठने का समय भी नहीं है। सोचते सोचते उनका हृदय अत्यंत व्याकुल होने लगा। गले से रोने की दर्द भरी आवाज और आंखों से आंसू फूट पड़ी। न जाने कितने ही घंटे उन्होंने ऐसे रोते रोते बिता दी। रोते हुए एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या हो बाबा, क्यों रो रहे हो? उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो एक जीता जागता इंसान को अपने पास खड़ा पाकर और जोर से रो पड़ी। वो अपरिचित आदमी अपनी मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे खड़ा करके उनके पास आया और बोला, बहुत परेशान लग रहे हो बाबा, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वो एकदम ठंडे पड़े हुए थे। उनका शरीर कांप रहा था और ठंड से खटखटाते दांतों के चलते मुंह से
शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसके हृदय में करुणा का ज्वर उठने लगा। तुरंत उसने अपना ओवरकोट उतारा और उन्हें पहना दिया और बोला, इतनी ठंड में आप रात में इस खुले आसमान के नीचे क्यों बैठे हैं? राजेंद्र जी कुछ बोलने लगी, पर उनकी तरतराती बूढ़ी जवान उन्हें कुछ बोलने की इजाजत ही कहाँ दे रही थी। उन्हें देखकर वो अपरिचित आदमी जल्दी से चाय की दुकान पर गया और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आया। राजेंद्र जी ने मन ही मन उसे ढेरों दुआएं दी। चाय पीकर उनके शरीर में थोड़ी गर्माहट आ गई। अब तक रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी में उन्होंने उस अपरिचित का चेहरा देखा और बोली, अरे तुम तो मेरे पोते की उम्र के हो। 20-22 वर्ष की छोटी सी उम्र में तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की क्या सूझी बेटा? फिर वो व्यक्ति बोला, बाबा मेरा नाम पवन है। मैं यहाँ पास में ही एक दुकान पर काम करता हूँ। मुझे अपनी बेटी जैसा ही समझिए। अब आप बताइए कि क्या परेशानी है? पवन बेटा, मेरा बेटा गौरव दोपहर से डॉक्टर के पास नंबर लगवाने गया था और मुझे यहाँ बैठने को कह गया था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुँचा। उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। बाबा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन बेटा मुझे उसका फ़ोन नंबर याद नहीं है, राजेंद्र जी ने कहा। पवन बोला, बाबा हम एक काम करते हैं, मैं आपको आपके घर ही ले चलता हूँ। आपको अपने घर का पता तो मालूम है ना? हाँ बेटा, अच्छे तरीके से याद है। पवन उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर छोड़ने के लिए ले गया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर उसने राजेंद्र जी को नाश्ता भी करवाया। बेटा तुम इंसान के रूप में किसी देवता से कम नहीं हो। भगवान तुम्हारी खुशियां सदा बनाए रखे। राजेंद्र जी उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। जैसे ही पवन राजेंद्र जी को लेकर उनके घर पहुंचा, देखा तो घर के बाहर ताला लगा था। बाबा आप यहीं ठहरे, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर पवन उनके पड़ोसियों से गौरव के बारे में जानकारी लेने चला गया। पूछने पर पता चला कि गौरव तो अपनी पत्नी सीमा के साथ आज सुबह ही घूमने निकल गया है। पवन ने उनके पड़ोसियों से गौरव का फ़ोन नंबर लिया और तुरंत उसे फ़ोन लगाया। क्या मैं गौरव से बात कर रहा हूँ? पवन ने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ मैं गौरव ही बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है जी? मेरा नाम पवन है। मैंने आपके पिताजी को उसी सड़क के किनारे ठंड में रोते हुए देखा जहां आप उन्हें छोड़कर आए थे। शायद आप किसी ज़रूरी काम में फंस जाने के कारण उन्हें लेने नहीं आ सके, इसलिए मैं उन्हें उनके घर वापस छोड़ने आया हूँ। परंतु यहाँ घर पर ताला लगा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं उन्हें कहाँ छोड़ दूँ? सुनिए मिस्टर, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने काम से काम रखो, और हाँ अगर छोड़ना ही है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, इधर से पवन बोलता रहा और उधर से फोन कट चुका था। बेटा बात हुई गौरव से? मेरा बेटा ठीक तो है ना? वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? कुछ तो बताओ बेटा। राजेंद्र जी ने पवन से पूछा। हाँ दादाजी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, और वो आपको लेने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपको लाना चाहता ही नहीं था। वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। सच कहूँ आपके बेटे की नीयत में खोट तो मुझे भी लग रहा था, वरना इतनी ठंड में कोई अपने बूढ़े बाप को इस हालत में छोड़कर क्यों जाएगा? बाबा अब मेरी बात मानो, आप वृद्धाश्रम चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। राजेंद्र जी उसकी बात सुनकर मुंह को ताकते रहे। उनकी आंखें डबडबा गई और बोले, मैं कोई लावारिस तो नहीं, मेरा भी घर परिवार है। मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात तुम्हारे दिमाग में आए भी कैसे? पवन बोला, दादाजी ये बात मुझे आपके बेटे ने कही है। पवन ने कहा। कांपती आवाज में राजेंद्र जी बोले,
आखिर मेरा अपना ही बेटा मुझे बोझ क्यों समझेगा? मुझे 2 वक्त की रोटी देना मेरी बहू को क्यों खलने लगा? माना कि कभी बहू मेरे काम करते हुए परेशान हो जाती थी। गौरव को मेरी दवाइयों का खर्च थोड़ा ज्यादा लगता था। छोटी छोटी बातों पर टोकना उन्हें पसंद नहीं था। मेरे दिन रात खांसने की आवाज उन्हें तकलीफ देती थी, लेकिन मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पल रहा था। अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बेटे के नाम की है मैंने। नहीं, मेरा बेटा बहू इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। वो कभी इतना नीचा गिर ही नहीं सकते। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बाबा, मेरे मोबाइल में की गई कॉल की रिकॉर्डिंग रहती है। मेरे आपके बेटे से जो बात हुई है मैं उसे आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहकर पवन ने अपना फोन राजेंद्र जी के कान पर लगाया। कॉल की रिकॉर्डिंग सुनकर राजेंद्र जी सन्न रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह पत्थर की तरह एक जगह पर खड़े के खड़े रह गए। फिर कुछ देर बाद करुणा और वेदना मिश्रित आवाज में बोली, चलो बेटा, मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दो। कपकपाती आवाज में कहते हुए उनके अंदर का दर्द आंसुओं के जरिए छलक पड़ा। पवन ने इंटरनेट के जरिए शहर के एक अच्छे वृद्धाश्रम का पता खोज निकाला। वृद्धाश्रम में पहुंचते ही संचालकों ने उनके विषय में जानकारी ली। एक लोकल न्यूज रिपोर्टर जो वहीं उपस्थित था, उसने राजेंद्र जी का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया कि देखिए किस तरह आज की पीढ़ी संस्कारों में नहीं बल्कि स्वार्थों में जीवन जीती है। आज सिर्फ उपयोगी चीजों को घर से रखकर अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने का जमाना है। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर चला जाता है, कोई पुल के नीचे बैठाकर गायब हो जाता है, और आज डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के बहाने आखिर ये कब तक चलेगा? ये बातें सुनकर राजेंद्र जी का कलेजा फटा जा रहा था। राजेंद्र जी का पोता विकास, जो विदेश में रहता था, सोशल मीडिया पर अपने शहर की खबरें अक्सर देखा करता था, ये जानने के लिए कि उसके शहर में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। एक दिन फेसबुक पर वीडियो देखते देखते उसने अपने दादाजी की वीडियो दिखाई दे गया। एक पल के लिए उसे लगा कि नहीं, ये मेरे दादाजी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब रिपोर्टर ने नाम लेकर उन्हें संबोधित किया तो उसे यकीन हो गया कि ये उसके दादाजी ही हैं। उनको रोता हुआ देखकर उसके माता पिता की करतूतों ने उसके हृदय को जैसी चीर कर रख दिया। न्यूज रिपोर्टर की बातें सुनकर उसका दिल दहल रहा था। उसने तुरंत अपने घर पर फोन लगाया और हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, माँ, दादाजी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे उनकी चिंता हो रही है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ सीमा बोली, बेटा, कभी अपनी माँ बाप का हालचाल भी पूछ लिया करो। तुम्हें तो बस अपने दादाजी का ही ख्याल रहता है। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मेरी बात करवाइए उनसे, विकास ने कहा। तो उसकी माँ हड़बड़ाते हुए बोली, बेटा, वो अपने मित्र से मिलने अपने गांव गए हैं। विकास समझ गया कि वे लोग सीधे तरीके से उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसने फोन रखा और तुरंत भारत आने की तैयारी करने लगा। करीब 10 दिन के बाद वो भारत पहुंच गया और अपने शहर पहुंचते ही वो सबसे पहले उस वृद्धाश्रम में गया जिसका पता और फोन नंबर प्रेस रिपोर्टर ने वीडियो के अंत में दिया था। जब वह वृद्धाश्रम के हाल में पहुंचा तो देखा कि उसके दादाजी एक चारपाई पर बैठे हुए रामायण पढ़ रहे थे। उसे याद आया कि जब बचपन में वो अपने दादा दादी के पास गांव में रहता था तो उसके दादाजी जब भी रामायण पढ़ते थे तो वो उनके पास आकर चौकड़ी लगाकर बैठ जाता था। दादाजी बड़े प्यार से उसे हर पंक्ति काट स्पष्ट किया करते थे, लेकिन उस समय और इस समय में बहुत फर्क था। उस समय उसके दादाजी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, लेकिन आज वो बहुत कमजोर दिख रहे थे। कमजोरी और वृद्धा अवस्था के कारण उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। उनकी ये हालत देखकर उनके पोते की दुख की सीमा ना रही।
आंखों में आंसू लिए अपने दादाजी की ओर बढ़ा और उनकी चारपाई पर चौकड़ी लगाकर बैठ गया और उनकी कपकपाती हुई आवाज में रामायण की पंक्तियां सुनने लगा। राजेंद्र जी ने महसूस किया कि उनकी बाजू पर पानी की कुछ बूंदें गिर रही थीं। उन्होंने रामायण की किताब को एक तरफ रखा और नजर उठाकर अपने पास बैठे व्यक्ति की ओर देखा। उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि उनका पोता विकास उनके पास बैठा है और यह उसी के आंसू ही थे जो उनकी बाजू को भिगो रहे थे। अपने पोते को देखते ही वो झट से उसके गले लगकर फफक कर रो पड़ी। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे। फिर खुद को संभाले हुए दादाजी ने पूछा, तू कब आया? विकास ने कहा, दादाजी मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे समझ नहीं आया आखिर ये सब कैसे हो गया, मुझे बताइए दादाजी। लेकिन दादाजी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर विकास ने उनका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम, आप मुझे सारी बात बताइए। जैसे ही विकास ने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने अपना सिर अपने पोते की गोद में रख दिया, मानो वो कब से किसी अपने का प्यार पाने को तरस रहे हों। उन्होंने अपनी आम बीती सुनाई तो विकास गुस्से में तमतमा उठा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। चलिए दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, पहले ही मेरा बेटा बहुत तमाशा बना चुका है, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अरे आप चलिए तो। ऐसा कहकर वो अपने दादाजी को लेकर वृद्धाश्रम से बाहर लाया और उनके साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर की ओर गया। घर पहुंचकर अपने दादाजी को टैक्सी में बैठा छोड़कर उसने घर की डोरबेल बजाई। जैसे ही उसकी मां ने दरवाजा खोला तो सामने अपने बेटे को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव एक साथ आ गए। फिर अपने पति को आवाज देते हुए बोली, अजी सुनते हो, आखिर देखिए तो कौन आया है। गौरव आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। माता पिता दोनों अपने बेटे विकास को इतने दिनों के बाद देखकर उसके गले लगने लगी, लेकिन बेटे ने उन दोनों को वहीं रोक दिया और बोला, मुझे पहले ये बताइए कि मेरे दादाजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे दादाजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वे घर छोड़कर ना जाने कहाँ निकल गए। लेकिन माँ तो फोन पर आपने बताया था कि वो अपने गांव गए हैं अपने मित्र से मिलने। दोनों पति पत्नी घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों ने विकास से कहा, अच्छा, अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो कहीं निकल गए हो तो क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? अपने बेटे की बात सुनकर वे दोनों भौचक्के रह गए। वे कोई जवाब देने की सोच ही रहे थे। इतने में विकास अपने दादाजी को गाड़ी से बाहर लेकर आया। अपने बाबूजी को सामने खड़ा देख दोनों बेटा बहू तुरंत उनके चरणों में गिर गई और ढोंग करते हुए बोले, बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये बातें बाद में कीजिएगा, पहले ये तो देखिए। विकास अपने माता पिता को अपने मोबाइल में वही वीडियो दिखाते हुए बोला। वो वीडियो देखकर तो उन्हें जैसे काटो तो खून नहीं, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी, मुझे एक बात तो बताइए, एक अनजान शहर में अपने पिता को एक सड़क के किनारे इतनी कपकपाती हुई ठंड में छोड़ते हुए आपका हृदय जरा सा भी नहीं पसीजा? क्या मांगते थे मेरे दादाजी आपसे? केवल 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार। और माँ, आप औरत तो ममता की मूर्ति होती हैं, दया और करुणा तो उसके स्वभाव में ही होती है, लेकिन आपको भी दादाजी पर बिल्कुल दया नहीं आई। शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। मेरे दादाजी आपको बोझ लगते हैं ना? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने दादाजी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब से दादाजी मेरे साथ ही रहेंगे और जब तक उन्हें विदेश ले जाने से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं उनके साथ आश्रम में ही रहूंगा।
क्योंकि आपके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो। लेकिन विकास ने उनकी एक ना सुनी और अपने दादाजी को टैक्सी में बिठाकर आश्रम की ओर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में विकास ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करवा ली और उन्हें अपने साथ विदेश लेकर चला गया और अपने माता पिता से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।